हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम एक बहुत ही अलग टॉपिक के साथ आए हैं जो कि नीट से लेकर बीएमएस की पूरी जर्नी, एमडी, एमएस, पेमेंट स्केल और व्हाई आयुर्वेदा इज बेस्ट, जो सभी क्वेश्चंस एक स्टूडेंट के मन में आते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश की है। गवर्नमेंट ऑटोनॉमस आयुर्वेद कॉलेज जबलपुर के स्टूडेंट्स ने अपने एक्सपीरियंस और जो डाटा उन्होंने कलेक्ट किया था उसके आधार पर सारे आंसर्स को ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट किया है। So, NEET results has been announced, and this is the most awaiting moment for the students who want to pursue their future in a medical field. So, we will see students in 3 categories, and why that 3 categories? So that we can plan accordingly. The very first category is students who have scored very well. The rank is very good, and there is a good probability that you will get a seat in good government medical college. The next category is the condition of uncertainty. Students are in dilemma. They have scored well, but they lie at the range of a cutoff. So there is a probability they may or may not get a government medical college. So do not worry, hope for the best and attend the counseling till the last. And the third category is the students who have qualified the NEET exam but did not score very well. You also do not have to worry. You have a lot of options available for you. So here we students will discuss a series of questions and confusions that we have gone through during our NEET result and counseling. We will tell you that what are the best options and what we have chosen for us. We will see last year cutoffs and what is the best option, and out of which why BMS is a good option to be opted. We'll see an overview about Ayurveda. So that to get into any field, you must have a little knowledge that what is it all about and what are the career opportunities, success rates, how will you be able to earn, etc. kind of questions. And if you want to know answer to all these questions, let's watch the video till the end and let's begin with our questions. अब यहाँ पर हम लोगों ने आपके लिए कुछ डाटा कैलकुलेट किया है जो हमने नीट के पिछले 1-2 साल के मार्क्स को देख के निकाला है। अब इसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि नीट के क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या होते हैं। तो ये जनरल वालों के लिए 130 प्लस और ST SC OBC वालों के लिए 110 प्लस। इसमें क्वालिफाई होने के बाद ही आप किसी भी कॉलेज की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे गवर्नमेंट MBBS कॉलेजेस के कट ऑफ क्या होते हैं। तो ये जनरल वालों के लिए 550 प्लस, OBC वालों के लिए 535 प्लस और ST SC वालों के लिए 525 प्लस। अब गवर्नमेंट BAMS कॉलेज के कट ऑफ क्या होते हैं। तो ये होते हैं, ये जनरल वालों के लिए होते हैं 400 प्लस और OBC वालों के लिए 350 प्लस और ST SC वालों के लिए 300 प्लस। इन मार्क्स को देख के आप पता कर सकते हैं कि आपकी कहाँ पॉसिबिलिटीज़ बन रही है सिलेक्ट होने की। MBBS के अलावा ऐसे बहुत से मेडिकल कोर्सेज हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इसमें आप दांतों से रिलेटेड सारी बीमारियों की स्टडी करते हैं। BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें आप आयुर्वेद मॉडर्न दोनों ही पढ़ते हैं। इसमें आप व्याधि को ठीक ही नहीं करते बल्कि जड़ से ख़त्म करते हैं। BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। होम्योपैथी एक अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम है। BNYS बैचलर ऑफ न्यूरोपैथी एंड योगा साइंस। इसके अंतर्गत योगा और देसी जड़ी बूटियों से रोगों का इलाज किया जाता है। BUMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें यूनानी मेडिसिन से और सर्जरी के बारे में स्टडी की जाती है। BSMS बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी। यदि आप नीट रिजल्ट आने के बाद इस कंफ्यूजन में हैं कि MBBS के अलावा कौन सा अच्छा ऑप्शन रहेगा, सो आई वुड से आयुष। एंड आयुष में भी स्पेसिफिकली BAMS बेस्ट रहेगा, क्योंकि आयुर्वेद एक बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग फील्ड है अगर हम अभी की बात करें तो। वैसे तो यह है कई हज़ार साल पुरानी, पर बीच में लोग इसे भूल गए थे और अब वापस से लोगों को इसकी वैल्यू और इम्पोर्टेंस समझ आ रही है, तो वापस से लोग इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट भी लोगों को इसके बारे में अवेयर करने के लिए बहुत कुछ कर रही है। आयुर्वेद में बहुत बड़े बड़े डिजीज़ का ट्रीटमेंट है, और तो और आयुर्वेद अपने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से कुछ ऐसे डिजीज़ को भी क्योर करती है जिनके लिए सर्जरी करवानी पड़ सकती है। हाल ही में कोरोना पेशेंट्स को ठीक करने के लिए आयुर्वेद ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है।
कोरोना पेशेंट्स का जिनका भी आयुर्वेद से ट्रीटमेंट हुआ है उनमें कैजुअलिटीज़ का आंकड़ा बहुत ही कम है। सो आई वुड से यू शुड गो फॉर BAMS बिकॉज अभी भी और आगे जाकर भी इसमें बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ आयुर्वेद। हमारे शास्त्रों में मुख्य 4 वेद बताए गए हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आयुर्वेद को अथर्ववेद का ही उपवेद बताया गया है। आयुर्वेद को मुख्य 2 भागों में विभाजित किया जाता है, लघुत्रयी एवं बृहत्त्रयी। बृहत्त्रयी में भी 3 ग्रंथ आते हैं एवं लघुत्रयी में भी 3 ग्रंथ आते हैं। बृहत्त्रयी के 3 ग्रंथ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता एवं अष्टांग हृदय संग्रह है एवं लघुत्रयी के 3 ग्रंथ भाव प्रकाश संहिता, माधव निदान एवं सारंगधर संहिता है। आयुर्वेद 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, आयु और वेद, अर्थात जिस ग्रंथ में आयु का महत्व बताया गया हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद का सिद्धांत का सूत्र है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम च, अर्थात जिसका मतलब होता है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना एवं रोगी के रोग को दूर करना। आयुर्वेद में रोगी के रोग को दूर करने का उपाय तो बताया गया है, उसके साथ साथ स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाती है वो भी बताया गया है। हम देखते हैं अब आयुर्वेद की परिभाषा क्या होती है, जिसका सूत्र है हिताहितम सुखम दुखम आयु तस्य हिताहितम मानम च तच्च यद्रोक्त आयुर्वेद स उच्यते, अर्थात हितकर आयु, अहितकर आयु, सुख आयु एवं दुख आयु, इन चारों आयु का मान एवं स्वरूप जिस शास्त्र में बताया गया हो उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। दोस्तों, नीट का रिजल्ट आ चुका है और आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि इस बार कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाली है। आप MP से हैं और BMS करना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि MP में गवर्नमेंट कॉलेजेस कितनी हैं, कौन कौन से MP में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और उनमें नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं, और पिछले साल लगभग मतलब कितनी रैंक पे आपको कैटेगरी वाइज मिल गई थी, कितनी लोएस्ट रैंक पे मिल गई थी गवर्नमेंट कॉलेज। तो इसके लिए मैंने आपके लिए कुछ डाटा कलेक्ट किया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि MP में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय जो कि भोपाल में है, इसमें 75 सीट्स हैं। अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय जो कि इंदौर में है, धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय इन उज्जैन में है, और गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल ग्वालियर में, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय गौरीघाट जबलपुर, रीवा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, बुरहानपुर पंडित शिवनाथ शास्त्री शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय। इन सब कॉलेजेस में 75 सीट्स हैं गाइस। और मैंने यहाँ आपके लिए रैंक भी लिखी है कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज, जो कि आप देख सकते हैं। यह यहाँ ऑल इंडिया रैंक लिखी गई है, जितने भी मतलब कि कैटेगरी वाइज इतने भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई थी। जैसे UR के लिए सबसे लो रैंक गई थी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 1,76,276, OBC के लिए 1,67,453, SC के लिए 2,85,918 और ST के लिए 5,86,901। गाइज, यहाँ पे कुछ टॉप कॉलेजेस भी हैं BMS के लिए जिनमें आप जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं। जैसे फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा IMS BHU, इसमें 60 सीट्स हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर 92 सीट्स हैं। गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर, इसमें 100 सीट्स हैं। ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद संस्थान, इसमें 100 सीट्स हैं। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंसेज, इसमें 50 सीट्स हैं। आयुर्वेद एंड यूनानी तिब्बिया DG न्यू दिल्ली, इसमें 40 सीट्स हैं। श्री धन्वंतरी कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसमें 60 सीट्स हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो कि दिल्ली में है, ये इसमें 60 सीट्स हैं। थैंक यू गाइस। BMS करने के बाद हमें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए MD या MS कोर्स को परस्यू करना चाहिए। MD Ayurveda is a 3-year master degree course in the Indian medical system of Ayurveda. How to get admission in MD Ayurveda? The selection to the MD Ayurveda course is generally done by a competitive written examination which is open to candidates with BMS or diploma in Ayurveda degree. The post-graduation course is of 3 years. It has 14 branches of 14 courses in which you can pursue your MD, Agartantra, Medical Jurisprudence and Toxicology, Balrog, Pediatrics, Dravya Gun, Materia Medica and Pharmacology, Kaya Chikitsa, Internal Medicine, Maulik Siddhant, Fundamental Principles, Panchkarm, Penta Biopurification Methods, Prasuti Stri Rog, Gynecology,
रोग एंड विकृति विज्ञान, क्लिनिकल मेडिसिन एंड पैथोलॉजी, रसशास्त्र एंड भेषज कल्पना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रस चिकित्सा, शरीर रचना एनाटॉमी, शरीर क्रिया फिजियोलॉजी, शल्य तंत्र सर्जरी, शलाख्य तंत्र ENT एंड ऑफ्थेल्मोलॉजी, स्वास्थ्य वृत्ति, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। BMS में क्या प्रॉब्लम आती है? सबसे बड़ा मिथ ये है कि संस्कृत हमें थ्रू आउट द कोर्स पढ़ना पड़ता है, और उससे भी बड़ा मिथ ये है कि संस्कृत बहुत ही टफ लैंग्वेज है, वी विल नॉट बी एबल टू स्टडी दैट। फर्स्टली, संस्कृत एज अ सब्जेक्ट सिर्फ हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ना रहता है, उसमें सिर्फ बेसिक्स ऑफ संस्कृत रहते हैं और जो कि हम अर्लियर क्लासेस में पढ़ कर आए हैं। सो प्लीज़ मेक दैट थिंग वॉश आउट फ्रॉम योर ब्रेन। हमारा आयुर्वेद वेदों से लिया गया है, वेद सूत्र के फॉर्म में है, श्लोकास के फॉर्म में है। हम उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश किसी में भी हो सकता है, लैंग्वेज बैरियर नहीं आता। एंड इफ वी टॉक अबाउट द श्लोक्स, किसी भी चीज़ को हम याद करने के लिए जिंगल बनाते हैं, जिंगल से वो चीज़ बहुत ही ईजिली हो जाती है। सेम एस्पेक्ट्स आर फॉलोड विद द श्लोक्स। अगर हम श्लोक से याद कर लेते हैं तो वो हमें बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए किसी भी चीज़ को ईजिली रिमेंबर करने में हेल्प करते हैं। एंड वी कम अक्रॉस वन मोर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दैट BMS में सिर्फ आयुर्वेद पढ़ाया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। वी आर बेस्ट बिकॉज वी स्टडी आयुर्वेद एज वेल एज मॉडर्न। इफ यू व्यू एट द सब्जेक्ट लिस्ट, देन क्रिया शरीर के साथ फिजियोलॉजी, रचना शरीर के साथ एनाटॉमी, रोग निदान के साथ साथ हम पैथोलॉजी, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स में हम मॉडर्न एस्पेक्ट्स भी देखते हैं दैट हेल्प्स इन आवर लाइफ, इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। किसी डॉक्टर को पेशेंट को ट्रीट करने के लिए एक अच्छी डायग्नोसिस होनी चाहिए। आयुर्वेद और मॉडर्न के साथ साथ हमारे डायग्नोस्टिक टूल इंक्रीज हो जाते हैं, दैट मेक्स आवर डायग्नोसिस द बेस्ट। द बेस्ट डायग्नोसिस लीड्स टू द बेस्ट ट्रीटमेंट। After studying BAMS, what to do? Whatever you do, you will need in-depth knowledge, determination and hard work. So what really matters is how you utilize your 5.5 year of course duration. You will have to stay consistent with your academics and your practical knowledge too. What really brings the change is your practical knowledge and the experience that you will get during this course. So if you want to serve people, the first priority of yours should be practice. You can have your own hospital, you can have your own Panchakam sector, you can practice cosmetology. With the 8 branches of Ayurveda, Kai, Bal, Grah, Urdhva, Salli, Drinsta, Chara, Prishan, you can expertise in any of the branch, and also you can expertise in treatment of any of the diseases. If you really wanna study higher studies, you can wanna go on PG, you can do MD and MS through various subjects also. You can also become a medical officer, you can also become a lecturer, you can also do MBA in various medical fields. So I think there's so much of options after BMS that there can't be a question of what to do after BAMS. Yes, my friend, there shouldn't be any dilemma about what to do after BMS. BMS is so vast that you can't even imagine. इसी की कंटिन्यूएशन में मैं आपको कुछ और ऐसे स्कोप्स बताना चाहूँगा जो कि आप BMS के बाद परस्यू कर सकते हैं। पहला, एक अच्छे लॉ स्कूल से आप LLB की डिग्री हासिल करके लीगल मेडिकल एडवाइज़र बन सकते हैं। दूसरा, अगर आपको मनी प्रॉब्लम नहीं है तो आप एक NGO स्टार्ट कर सकते हैं, ऑब्वियसली टू सर्व योर पीपल। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए या मैं कहूँ एक अच्छा वैद्य बनने के लिए आपके पास औजार या हथियार सही होना बहुत ज़रूरी है। औजार या हथियार से मेरा मतलब है दवाई से, क्योंकि आपका ज्ञान आपके पेशेंट को ठीक नहीं करेगा। आप जो उसको दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे वो आपके पेशेंट को ठीक करेगा। और एक अच्छा रिज़ल्ट पाने के लिए दवाई अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। दवाई अच्छी कब होगी? जब उसमें पड़ने वाले रॉ मटेरियल्स अच्छे होंगे, उसका प्रिपरेशन अच्छे से हुआ होगा। और आयुर्वेद में मेडिसिन प्रिपरेशन पे बहुत जोर दिया गया है। तो आप अपनी खुद की दवाई बना सकते हैं, अपनी खुद की फार्मेसी खोल सकते हैं। बताने जाएं तो और आप क्या क्या नहीं कर सकते, बस चाहिए तो एक अटूट संकल्प कि आपको कुछ कर दिखाना है। और मेहनत बहुत ज़रूरी है, वो भी सही राह में। और यही सही राह दिखाने के लिए ये हमारी एक छोटी सी पहल है। So nextly, we are shifted to the question that how much a BMS doctor can earn or what is the payment scale regarding this career option.
सो इन द जर्नी ऑफ 4.5 years ऑफ BMS हमें कोई भी सैलरी नहीं मिलती है। देन 1 year की इंटर्नशिप में हमें अबाउट 8,000 to 10,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है और यूनिवर्सिटीज लाइक BHU या NIA में ये 12,500 पर मंथ तक भी हो सकता है। देन इफ यू ज्वाइन एज अ AMO और आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर आपको 35,000 to 60,000 पर मंथ तक सैलरी मिल सकती है। देन BMS के बाद यदि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एज अ RMO और रेजिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन करते हैं तो आपको फ्रेशर्स में 25,000 to 30,000 पर मंथ और यदि आपको 5 to 10 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको 40,000 to 60,000 पर मंथ तक सैलरी। आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि आप खुद का क्लिनिक, हॉस्पिटल या फिर नर्सिंग होम स्टेबलाइज कर सकते हैं, जिसमें आपको 3 बातें ध्यान में रखनी होगी: ग्रेट एक्सपीरियंस, गुड नॉलेज एंड हार्ड वर्क। तो आप अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार 20,000 to 50,000 और मोर अर्न कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत यदि आप एज अ NHM या फिर NRHM डॉक्टर ज्वाइन करते हैं तो आपको 25,000 to 40,000 पर मंथ की सैलरी मिलती है। नेक्स्टली आप लेक्चरर या फिर प्रोफेसर बन सकते हैं। तो इसमें 3 years की पोस्ट ग्रेजुएशन की जर्नी में आपको MD में स्टाइपेंड मिलता है अबाउट 35,000 पर मंथ और ये स्टेट वाइज वेरी भी करता है और यूनिवर्सिटीज लाइक BHU में ये 75,000 पर मंथ तक भी होता है। MDMS के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज को एज अ लेक्चरर या प्रोफेसर ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी होती है ऑन एन एवरेज 65,000 to 1.5 lakhs पर मंथ। एंड लास्टली किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एज अ फार्मास्यूटिकल और मेडिकल ऑफिसर यदि आप वर्क करते हैं, जैसे कि पतंजलि, डाबर, हिमालय, वैद्यनाथ, ये अपॉइंट करती है BMS डॉक्टर्स को जो कि मैनेज करे फैक्ट्री या यूनिट को, तो आपकी ऑन एन एवरेज सैलरी होती है 30,000 to 50,000 पर मंथ और यू कैन प्लांट योर ओन यूनिट। Now if we talk about the impact of आयुर्वेदा और आयुर्वेदिक मेडिसिन कोरोना पीरियड पर, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना इस टाइम पर बहुत ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो चुका है, स्पेशली इंडिया में भी बहुत ज़्यादा कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पर अगर हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करें तो मोस्टली 70% इंडियन जो हैं वो पोस्ट ट्रीटमेंट, कोरोना के पोस्ट ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, कई लोग काढ़े का यूज़ कर रहे हैं अपने रोज़मर्रा मतलब डेली रूटीन में अपने काढ़े का यूज़ कर रहे हैं, गिलोय का यूज़ कर रहे हैं और त्रिकटु जिनमें 3 चीज़ों का मिश्रण होता है, तो वो सारी चीज़ें लोग यूज़ कर रहे हैं अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए। स्पेशली अगर हम कोरोना की बात करें तो कोरोना में अगर हम कोरोना को अच्छे से रिलेटेड करें तो ये है हमारी इम्यूनिटी को लेकर कोरोना बढ़ता है। अगर हमारी इम्यूनिटी अगर बहुत कमज़ोर है या बहुत वीक है तो कोरोना हमें जल्दी अटैक करता है। तो अगर हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर लेते हैं तो कोरोना का जो अटैक है वो नहीं हो पाता है या कम हो जाता है। तो इसी को लेकर हम जो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जो इस टाइम पर हम सबसे ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं वो है आयुर्वेदिक मेडिसिन और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स। अगर हम देखें तो इम्यूनिटी बूस्ट अप के लिए तो हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, मगर हम वो सारी चीज़ें ना यूज़ कर हम सिर्फ आयुर्वेदिक उपचार ले रहे हैं। तो अगर हम देखें तो हमें सर्व करना है पेशेंट को ट्रीट करना है और उन्हें अच्छा रिजल्ट देना है। तो चाहे हम वो एलोपैथी से करें, होम्योपैथी से करें या फिर हम आयुर्वेदिक पैथी यूज़ करें। तो इसमें कोई भी आप कोई भी डिसीज़न लें, ये आपके ऊपर है। पर अगर हमें ये डिसीज़न लेने को मिलता है कि हम कौन सी पैथी में जाना चाहें तो मैं ऑब्वियसली आयुर्वेदिक ही क्योंकि हमारी एंशिएंट है। यहाँ पर आचार्यों ने या डॉक्टर्स ने 2000 साल पहले या 5000 साल पहले बहुत सी मेडिसिन्स बताई हैं जो आज के टाइम पे बहुत इम्पैक्टफुल हैं। सो डिसीजन इज योर्स। आचार्य चरक एवं आचार्य सुश्रुत ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व हमें आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में जानकारी दे चुके थे। आचार्य चरक ने हमें मेडिसिन के बारे में जानकारी प्रदान की एवं आचार्य सुश्रुत ने हमें सर्जरी के बारे में जानकारी प्रदान की। अतः हम ये कह सकते हैं कि 5000 वर्ष पूर्व ही आयुर्वेद का उद्गम हो चुका था। जिस समय कहीं पे भी कोई भी रोग की उत्पत्ति होती थी, अगर उन रोगों को शांति हेतु अगर किसी पैथी की आवश्यकता होती थी तो आयुर्वेदिक का ही उपयोग किया जाता था। उस समय दवाइयों के लिए अन्य तरीके के कोई केमिकल्स उपलब्ध नहीं थे। तो चरक और सुश्रुत में ये बताया गया है कि उस समय हम लोगों ने दवाइयों के लिए किन चीजों का उपयोग किया है। 5000 वर्ष पूर्व इन तरह के केमिकल ना होने पर हम लोग
उस टाइम पे जो मेडिसिन उपलब्ध होती थी, जो वहाँ पेड़ पौधे होते थे, उनका उपयोग करते थे मेडिसिन के लिए। सिर्फ चूर्ण काढ़ा नहीं, शमन एवं शोधन चिकित्सा है, पंचकर्म है। आयुर्वेद में 2 तरह की चिकित्सा का वर्णन है, शमन एवं शोधन। शमन चिकित्सा, इसमें दोषों को अपने ही स्थान पर शांत किया जाता है। शोधन चिकित्सा, इसमें दोषों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। पंचकर्म, यह एक शोधन चिकित्सा है। यह आयुर्वेद की एक उत्कृष्ट चिकित्सा पद्धति है। इसमें 5 कर्म आते हैं, वमन, विरेचन, अनुवासन वस्ति, निरूप वस्ति एवं नश्य। वमन, इसमें दोषों को ऊर्ध्वमार्ग से बाहर निकाला जाता है। विरेचन, इसमें दोषों को अधोमार्ग से बाहर निकाला जाता है। अनुवासन वस्ति, इसमें हम मेडिकेटेड ऑयल्स का एनिमा देते हैं। निरूप वस्ति, इसमें हम मेडिकेटेड क्वाथ का एनिमा देते हैं। एवं नश्य, इसमें हम नासा मार्ग से औषधि को डालते हैं एवं यह ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों में बहुत ही लाभदायक है। Why Ayurvedopathy is best from other pathy? Because आयुर्वेद का सिद्धांत एक ही होता है। आयुर्वेद जो ट्रीटमेंट होता है वो डिसीज़ को सप्रेस करना और डिसीज़ के रूट को ब्रेक करना दोनों काम करती है, यानी कि शोधन और समन चिकित्सा। अदरपैथी क्या करती है? अदरपैथी सिर्फ क्या करती है? समन का काम करती है, यानी कि डिसीज़ को सप्रेस करने का काम करती है। वो डिसीज़ आपको फ्यूचर में कभी भी हो सकती है, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी चिकित्सा हुई है और आप पूरी तरह ठीक हो गए हैं तो उस डिसीज़ का वापस होना ना के बराबर है, क्योंकि आयुर्वेद जो होता है वो रूट को भी ब्रेक करता है, डिसीज़ की रूट को ब्रेक करता है। Have you ever used words like Jhola Chhap for Vaidyas? Well, internet is filled with these mock dramas. How unfortunate we are that people outside our country are dictating the terms that will be considered modern if we follow their steps, their philosophy. Why do we need their certificate? How can something that's over 5 millennia old, had evolved continuously under very hard circumstances, be judged and questioned? Why yoga, a physio-spiritual practice, is nothing more than some sort of circus poses and PT and exercise? I know most of the people do not question the credibility of Ayurveda and its significance in our lives, but there are few in our country itself, influenced by West, sitting in very high official posts, sitting in TV studios, writing journals, calling themselves intellectuals, expert on everything. They are telling us what's right by building their own narrative. In these times when Ayush practices are being hailed and appreciated, you'll find these intellectuals spreading false claims on its effectiveness. This land has moles. You better watch out for their tracks, guys. The poison of hating our own culture had been sown right when we were teens. Now you have no custody over yourself. Your discretion is being hijacked. You tend to choose and do what your friends or your family thinks right. Ayurveda stood the test of time, guys, and it's still meaningful in today's context of how and why we become ill. Of course, the way of diagnosing and treating an illness can differ, but the aim is a healthy society. Ayurveda can do wonders. The only field in which the others are ahead is surgery, which was actually present in the ancient times, but lost its glory because of no significant research for almost a millennia. Ayurveda needs young minds to prosper, to make itself inclusive, to attain the summit it had been once. And why not rightfully so? Guys, the time's tough. Don't let your guard down. Jai Hind. Well, as I have to prove why my pathy is better than another's pathy, I can just conclude in a sutra, Swastha Swasthya Rakshanam Aturash Vikar Prasannam Cha. Not only Ayurveda cures the disease, but also improves the living of the people. We tell us about what is Ritucharya, how to maintain their lifestyle, that is Dincharya, and we also tell us about the people how to improve their quality of living. Secondly, our drugs. Our drugs are not synthesized like other pathy drugs. Our drugs are obtained from the plant and by naturally. So as we all know that many people are suffering from many diseases and they take so many of the steroids and they harm their kidney, liver and other organs and they get disease by another. So, and the third point, what I want to mention is the perfect treatment for fistula, fissure is Charshut. No other pathy can give the perfect treatment of fistula and fissure.
So I just conclude that our pathy is best from another's pathy, and we should take BMS as not only an option but BMS best from another's pathy. Thank you. आर पैथी इज़ द बेस्ट, हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि जो आयुर्वेद है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु और वेद। इट मीन्स जब तक आपकी आयु है, जब तक आपकी लाइफ है, तब तक की जितनी भी फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनका जो सॉल्यूशन है, उनका जो ट्रीटमेंट है वो जहाँ मिलता है वही आयुर्वेद है। किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है डायग्नोसिस या निदान। हमारे आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि संक्षेपते क्रिया योगो निदान परिवर्जने। तो निदान की अगर बात करें तो हमारे आयुर्वेद में रोग की परीक्षा के साथ साथ, अर्थात डिजीज़ की डायग्नोसिस के साथ साथ हम रोगी की भी परीक्षा करते हैं कि रोगी का बल कैसा है, रोगी की कोष्ठ कैसा है, रोगी की अग्नि कैसी है। ये सब समझ के, दोनों की परीक्षाओं को भली भांति जान के हम उसको एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट देते हैं जो कि उसके लिए द बेस्ट होता है। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो हमारी जो औषधियाँ होती हैं, जो हमारी मेडिसिन होती हैं वो पूरी तरह से नेचुरल होती हैं, जिनके लीस्ट साइड इफ़ेक्ट होते हैं। मतलब अगर आपने वो दवाइयाँ खाई हैं तो उनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट किसी और बॉडी पार्ट पे नहीं पड़ता है। तो हम जो है, आयुर्वेद जो है वो रोग को जड़ से ख़त्म करने में बिलीव करता है। बहुत सी ऐसी बीमारियाँ जैसे पाइल्स, फिस्टुला, डायबिटीज़, इनका सफल इलाज सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद के पास ही है। हम अपनी बेस्ट डायग्नोसिस और लीस्ट साइड इफेक्ट वाली ड्रग के साथ बेस्ट ट्रीटमेंट देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हम बेस्ट थे, बेस्ट हैं और बेस्ट रहेंगे।